हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लिबरेट्स। जैसे कि इस चैनल पे मैं अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज पे काफ़ी ओपन रहा हूँ। ओसीडी, एंजाइटी पे कि मुझे क्या सब इश्यूज रहे हैं, कैसे हुए हैं और मैंने कैसे मैनेज किया है। तो उस पे ही आज हम ज़्यादा बात करेंगे। तो मुझे 17 साल की उम्र से ओसीडी हो गया था। मैं एंजाइटी इश्यूज और डिप्रेशन के एपिसोड्स भी हुए थे। मुझे काफ़ी मल्टीपल थीम्स की ओसीडी हुई, चेकिंग, हार्म, सेक्सुअल थीम्स के कंटेंट आने लगे। तो वो सब चीज़ें जब मैं 17 साल का था और जब मैं थॉट्स मुझे ऐसे ऐसे आने लगे, ज़्यादातर जब क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारे माइंड पे ऐसे बैकग्राउंड पे चलते रहते हैं। थॉट्स पे हम इतना ध्यान कभी देते नहीं है। जब हमें ओसीडी होता है या एंजाइटी होती है तो अचानक से ये जो थॉट्स होते हैं वो फोरग्राउंड पे आ जाते हैं। वो बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही वो बन जाते हैं। हमें पता चलने लगता है कि हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। हमें वो शांति, वो खालीपन वाली फीलिंग जो है दिमाग में, वो नहीं आती है, वो चली जाती है। ज्यादातर जो लोग जो कहते हैं ना कि हमें ओसीडी से शांति चाहिए, वो अपने दिमाग में, जो अपने मन में शांति, मन मतलब खाली मन में कोई थॉट्स ना आए, वही चाहते हैं। तो जो ओसीडी के ये जो मतलब कि मुझे थॉट्स आने लगे तो मैं भी पहले बहुत ही घबरा गया। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे ये सब चीज़ें ठीक होंगी। मैं अपने घर वालों के पास गया तो जैसे टिपिकल इंडियन पेरेंट्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं उसे ब्लेम नहीं करता हूँ। आप जैसे रहते हो, जहाँ पे रहते हो, वैसे आप बन जाते हो। तो वो मुझे ऐसे रिलीजियस पर्सन के पास लेके गए। उन्होंने मुझे वही जो रिलीजियस चीज़ें होती है वो सब करवाई और वो सब मतलब वो सब हुआ, पर उससे ओसीडी का मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 3-4 साल मैं ऐसे ही इन सब चीज़ों में ही रहा, वो ताबीज़-वाबीज़ बाँधी और धागे-वागे बाँधे, मंत्र-वंत्र पढ़े, पर कुछ ऐसा हुआ नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। उसके बाद फिर बेसिकली 3-4 साल मैंने स्ट्रगल किया एंड 3-4 साल स्ट्रगल किया एंड ये सब चीज़ें करता रहा मैं। पर उसके बाद जब मुझे पता चल गया कि नहीं हो सकता, मैंने फुल स्टॉप किया और घर पे बोला कि मुझे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास लेके चलो। मुझे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का तो फ़र्क भी नहीं पता था। साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं, जो थेरेपी देते हैं, और साइकियाट्रिस्ट वो होते हैं जो काउंसलिंग वगैरह भी करते ही है, पर साथ में दवाई भी दे सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो दवाई नहीं दे सकते। तो जो फिर मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया सबसे पहले। तो हमारे यहाँ पे डिफेंस का जो हॉस्पिटल था वहाँ पे गए, वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने देखा। बट डॉक्टर ने मुझे एसएसआरआईज जो दवाइयाँ होती है, जैसे फ्लोक्सिटीन जो है, पेरोक्सिटीन, पैक्सिल जैसे है, वो सब मुझे उन्होंने प्रिस्क्राइब करी और वो दवाई खा के मुझे शांति तो हुई। 3-4 साल मैंने लगातार वो दवाई खाई और मुझे असली में काफी शांत फील हुआ, थॉट्स कम हो गए। बट द थिंग इज कि जैसे ही मैंने दवाई खत्म करी तो वो मुझे थॉट्स डबल उससे आने लगे। काफी लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर हम दवाई रोक देते हैं तो वापस वो थॉट्स आने लगते हैं। तो वो मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, क्योंकि वो दवाई हमें थोड़ा ऐसे रिलैक्स कर देती है। थॉट्स को हम जाने देते हैं, हम थॉट्स चल रहे होते हैं दिमाग में, पर थॉट्स को हम इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते क्योंकि एंग्जाइटी चली जाती है। ओसीडी का मेन जो होता है कि एंग्जाइटी, अगर एंग्जाइटी किसी विचार के साथ ना आए, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई विचार आया कि मतलब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे ऊपर से ट्रक चले जाएगा। अगर वो विचार आया पर उसके साथ कोई एंग्जाइटी नहीं आई तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। बट अगर आपको वो विचार आया और साथ में बहुत एंग्जाइटी भी आई तो आपको बहुत स्ट्रेस होगा, और वो स्ट्रेस जो है, वो एंग्जाइटी है, उसी को दबाने के लिए जो हम करते हैं कंपल्शन। तो ओसीडी में सबसे पहले होता है एक ऑब्सेसिव थॉट। ऑब्सेसिव थॉट होता है कि कोई विचार जो बार बार हमें आए और जिसे हमें डर लगे, वो बहुत जरूरी है। अगर कोई विचार आए बार बार, 94% ऑफ द लोग, जो सर्वे किया था कि 94% ऑफ द लोग को ऐसे ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, ऐसे विचार आते हैं जो उनको नहीं चाहिए। बट वो उन विचारों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, उन विचारों को जाने देते हैं, उन विचारों पे एंग्जाइटी, मतलब उन विचारों से एंग्जाइटी में नहीं आते। तो तो ये जो ऑब्सेसिव थॉट्स है, जो विचार बार बार आते हैं, उसके साथ होती है एंग्जाइटी। उस एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं कंपल्शन। कंपल्शन कई तरह के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को आया कि जैसे कोई विचार आ गया कि मैं घर के बाहर जाऊंगा तो मेरे ऊपर ट्रक चले जाएगा। तो एक कंपल्शन वो है कि वो बार बार देखते रहेंगे कि ट्रक आ तो नहीं रहा है, ट्रक आ तो नहीं रहा है, जब अगर ट्रक नहीं आएगा तो ही मैं नीचे जाऊंगा, तो ये चेकिंग कंपल्शन हो जाएगा। फिर दूसरे को करेंगे कि मैं अगर कोई मंत्र पढ़ूंगा तब अगर मैं जाऊंगा बाहर तो मैं ये
तो मेरे पे ट्रक नहीं चलेगा, तो वो मेंटल कंपल्शन हो जाएगा। एक कोई वो उसको एक प्योर वो कंपल्शन बोलते हैं कि दिमाग में वो कंपल्शन। कई लोग होते हैं कि नहीं, अगर मैं 10 बार हाथ धोऊंगा तब मुझे कुछ ऐसा इशू नहीं होगा, तब मतलब आई विल नॉट, मुझे ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे, ट्रक मेरे पे नहीं चढ़ेगा। तो क्या होता है कि कोई एक इर्रेशनल थॉट आता है, कोई थॉट जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि कोई ट्रक आएगा, तो जब तुम बाहर निकलोगे तो कोई ट्रक आएगा कि नहीं? आ सकता है ना, इट इज अ वेरी रैंडम थिंग। तो जब कोई चीज है जिसको कोई प्रूव नहीं कर सकता, बहुत ही रैंडम चीज है, उसको लेके हम जब एंग्जाइटी होती है तो उसे लॉजिक को हम यूज नहीं कर सकते। मैंने पहले भी अपने काफी उसमें बताया हुआ है अपने वीडियोस में कि जो हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो जो थॉट वाला है, जिसमें हम लॉजिक यूज करते हैं, वो जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है, वो लिम्बिक सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। जो लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, हमारा जो इमोशन वाला सिस्टम, तो हम अपने लॉजिक से अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। चाहे आपको कितना भी पता है कि फॉर एग्जाम्पल कल आपका एग्जाम है और आप कितना भी स्ट्रेस लो, आपको पता है कि स्ट्रेस लेने से आप एग्जाम पास नहीं करोगे, पर वो चाहे आप अपने आप को कितना भी समझाओ कि अरे स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है, तो भी आपका जो इमोशंस है, जो एंग्जाइटी है, वो खत्म नहीं होगी। क्योंकि जो हमारा लॉजिक है और जो इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, वो कनेक्टेड नहीं है। लॉजिक से आप इमोशंस को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चीज आपको पहले समझनी पड़ेगी। तो मैं ये चीजें, ये सब जो मैं समझा हूँ, वो मैं खुद से ही समझा हूँ। मैं साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास गया हूँ, बट मैं ये एक अपने आप को क्रेडिट दूंगा कि मैंने खुद बैठ के पढ़ाई करी, मैंने बुक्स पढ़ी, जैसे एक्ट थेरेपी है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, मेरी वीडियो भी है उस पे, चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। मैं लिंक इस पे डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप एक्ट एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी की वीडियो देखिए मेरे, वो मैंने खुद ही बैठ के यूट्यूब से डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड करके, किताबें पढ़ के, ठीक है, एक किताब है एक्ट की, मैं उसको वो दिखा दूंगा। तो वो द हैप्पीनेस ट्रैप, वो आप अगर आप पढ़ोगे तो आपको भी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी समझ में आएगी। और मैं अगर अपनी ओसीडी को ठीक करने के लिए किसी को क्रेडिट दूंगा तो वो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी को दूंगा। तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी हमें ये समझाती है कि जो आप अपने चाहे कितना भी लॉजिक यूज कर लो, ठीक है, जो जो आप हाथ धोते हो या ये वो करते हो, वो भी लॉजिक ही है कि मैं ये करूंगा तो फिर ये नहीं होगा। बट जो हमारे इमोशंस है, वो हमारे लॉजिक को नहीं समझेंगे। आप चाहे कितना भी कंपल्शन कर लो, आपके ऑब्सेसिव थॉट्स है वो वापस आते रहेंगे। तो आपको ओसीडी से बचना कैसे है? ओसीडी से बचने के लिए जो एंग्जाइटी है ना, बीच में ऑब्सेशन होता है, ऑब्सेसिव थॉट्स आता है, फिर आती है एंग्जाइटी, फिर करते हो आप कंपल्शन। तो आपको जो एंग्जाइटी है, उसको ना सहना सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है, तो जैसे ही उनको गुस्सा आता है वैसे ही वो चिल्ला देते हैं या किसी को बार भी देते हैं। बट अगर लोग कहते हैं ना कि अपने गुस्से के साथ बैठना सीखो, मतलब अगर गुस्सा आ रहा है तो यू आर नॉट फोर्स टू एक्ट, आपके हाथ में है कि आपको लड़ाई करनी है या कुछ गुस्सा करना है या नहीं करना है। तो इट इज ऑन यू। अगर कोई गुस्सा आता है तो आप गुस्से के गुलाम मत बनिए। हम क्या करते हैं, हम इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। कोई इमोशन आता है, तो जैसे कोई एंग्जाइटी आई तो हम एंग्शियस हो जाते हैं। वो एंग्जाइटी आई तो हमारी चॉइस है कि हमें एंग्शियस होना है कि नहीं। तो अपने थॉट्स के साथ बैठना सीखो, और उसको बैठने के लिए सबसे अच्छी चीज है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस सीखने के लिए लोग मुझे बोलते हैं कि सर सेल्फ अवेयरनेस कैसे आता है? और साइंटिफिकली भी ये प्रूव है कि जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक ब्रेन है, उसके बीच में जो ब्रोकर है, जो मतलब बीच का उसका जो ब्रिज है, वो सेल्फ अवेयरनेस है। और सेल्फ अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई, सेल्फ अवेयरनेस करके कुछ होता है। एंड फिर सेल्फ अवेयरनेस को प्राप्त करने के लिए यू शुड यूज मेडिटेशन। मेडिटेशन आप स्टैंडिंग सिटिंग कुछ भी मेडिटेशन कर सकते हो। मैं ब्रीदिंग मेडिटेशन करता हूँ। ये मेडिटेशन, एक्ट थेरेपी, ईआरपी थेरेपी भी जो यूज होती है, इन सब की वीडियोस मेरे चैनल पे है। मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से समझा के वीडियोस बनाए हुए हैं। ये काइंड ऑफ ये एक वीडियो है ना, ये काइंड ऑफ एक अवेयरनेस वीडियो है कि ये सारी जो चीजें हैं वो मेरे चैनल पे पहले से ही है, तो आप उसे देखिए। अब कई लोग बोलते हैं कि सर आप फोन नहीं उठाते हैं, फोन पे हमारे जवाब नहीं देते हैं। देखिए, मैं एक ही आदमी हूँ, एक आदमी। मैं 200 300, पहले मैं 100 लोग होते थे तो 200 होते थे मेरे चैनल पे, तो मैं सबसे बात भी करता था। और आप खुद पूछ लो मैंने कितने लोगों से फोन पे बात करी है, इंस्टाग्राम पे चैट की है। बट अभी मेरे सब्सक्राइबर 2300 हो गए हैं, और 2300 के 2300 मुझसे पूछते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर 2300 है, मेरे चैनल को 14-15 हजार लोग देखते हैं।
और सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने, पर 14-15 हजार लोग देखते हैं और वो मुझसे हमेशा सवाल पूछते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं, तो मैं सबके आंसर नहीं दे सकता। तो मैं काम करने वाला आदमी हूँ, रोजी रोटी कमाने वाला आदमी हूँ, इतना टाइम तो मुझे नहीं है कि मैं एक एक के क्वेश्चंस आंसर करूँ। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है, मैं यही बताने के लिए कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, बट आई हैव गॉट लिमिटेशंस। एंड इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन कौन से वीडियो देखने चाहिए मेरे चैनल पे, जैसे एक्ट थेरेपी है, ईआरपी थेरेपी है, मेडिटेशन से ओसीडी कैसे ठीक हो सकती है, ये सब आप करिए। और आपको लगता है कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे मैसेज कीजिए कि हाँ सर, मैं भी अगर आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा कुछ गाइड कर सकता हूँ, थोड़ी बुक्स वगैरह बता सकता हूँ, आप बुक्स पढ़िए और आप भी मेरे साथ हेल्प करिए लोगों की। ठीक है, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। अकेला आदमी एक अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है, महात्मा गांधी ने भी बहुत कुछ किया, बट उसके साथ लोगों को जुड़ना जरूरी है। तो आप मेरे साथ जुड़िए और हम इस मेंटल हेल्थ की जो ये लड़ाई है, जो हमारे इंडियंस भाई, पाकिस्तानी भाई बहन, इंडियन भाई बहन, जो भी हमारे हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग जो लड़ रहे हैं, इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे चीजें पहले से बनी हुई है, पर हिंदी में हमें और ऐसे लोग चाहिए जो मेरे साथ जुड़े। खुद का भी आप चैनल शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे साथ ही आपको जुड़ना है, पर आप ये काम करना शुरू करिए, दूसरों की हेल्प करना शुरू कीजिए, तो फायदा होगा। ओके, तो फिर मेरी कहानी वापस कंटिन्यू करते हैं। तो मैं 3-4 साल मैंने दवाई खाई, पर जैसे ही मैंने दवाई छोड़ी तो वापस थॉट्स आने लगे। अब मेरी तब तो कोई थेरेपी नहीं हुई थी, तो मैंने अपनी थेरेपी करने के लिए मैं मुंबई में मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने सीबीटी शुरू करी। एक ओसीडी का सबसे बड़ा एक ये होता है कि लोग ज्यादातर सीबीटी से शुरू करते हैं, नॉन ईआरपी वाली सीबीटी, जो बिलीफ सिस्टम वाली। आप अपने बिलीफ पे तब तक काम नहीं कर सकते जब तक आप अपनी एंग्जाइटी पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो आपको पहले अपनी एंग्जाइटी पे कंट्रोल करना होगा, और एंग्जाइटी पे कंट्रोल करने के लिए एक्ट थेरेपी और ईआरपी थेरेपी यूज होती है। तो वो तो मुझे किसी ने सिखाई नहीं, मैं सीबीटी करने लगा। उससे मुझे ज्यादा कुछ शुरू शुरू में थोड़ा ठीक लगा, बट मैं खुद ही अपने थॉट्स के जाल में फंसने लगा। तो ये सब हुआ, मैं बहुत चिंतित हो गया। मैंने मतलब काफी इफेक्ट हो रहा था मेरी लाइफ में। वो तो आपको पता ही है, ओसीडी जीने नहीं देता भाई, लोगों की लाइफ हेल बना देता है ओसीडी, एंग्जाइटी। लोग ओसीडी को बहुत ही ऐसे लेते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि मुझे ओसीडी है, मैं सफाई रखता हूँ तो मुझे ओसीडी है, ऐसा नहीं है। ओसीडी, असली ओसीडी कुछ और होती है। तो प्लीज आप उन ये सब चीजें बोल के ओसीडी का मजाक मत बनाइए। आप ओसीडी को पहले समझिए तो कि ओसीडी है क्या। तो तो फिर क्या हुआ कि सीबीटी वगैरह मैं करता रहा 3-4 साल, थोड़ा आराम होता था पर अपने विचारों में फंसा रहता था, दवाई से ऑन ऑफ था। उसके बाद जब कोरोना हुआ, कोरोना काल में मुझे मिला टाइम वर्क फ्रॉम होम की वजह से, तब मैंने पढ़ी बहुत किताबें, बहुत मतलब बहुत। मैंने एक साल में 120 किताबें पढ़ी, मतलब हफ्ते में 2 किताबें पढ़ी। आई आई जस्ट read and read and read and read and until I found out the truth. I read. सच की तलाश में मैं पढ़ता रहा, और सच की तलाश जब मुझे हुई, तब मेरा मतलब कि कहते हैं ना, बिल्कुल उजाला ही हो गया मेरी जिंदगी में। जब मैंने एक्ट थेरेपी के बारे में पढ़ा, ईआरपी के बारे में पढ़ा, उसे ट्राई किया, तो मेरी लाइफ बहुत बेटर हुई, बहुत ज्यादा बेटर हुई। और आपकी भी बेटर हो सकती है। काफी लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनकी भी बेटर हुई। तो ये मेरी कहानी थी, और वो कहानी एक ओसीडी की बहुत ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओसीडी ठीक पूरी तरह से नहीं हो सकता, मैनेज हो सकता है, पर अगर आप मैनेज भी कर लोगे तो भी आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। इट विल बी मच 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 बेटर जो आप अभी जी रहे हो, जो तड़प तड़प के। कम से कम अपने गोल्स को अचीव तो कर पाओगे। ओसीडी वाले जो लोग हैं वो अपने गोल्स ही अचीव नहीं कर पाते, वो गोल्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और उनको 100 सेल्फ डाउट आ जाता है। ओसीडी का जो दोस्त है वो है सेल्फ डाउट, बहुत गहरे दोस्त है सेल्फ डाउट और ओसीडी। तो ओसीडी और सेल्फ डाउट से आप निकलेंगे, आप जब अपने फियर को फेस करने लगेंगे। तो आपको अपने ओसीडी के जो इरेशनल फियर है उसको फेस करना होगा। वो आप ईआरपी थेरेपी से सीखेंगे, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी से भी सीखेंगे। तो ये सब सारी चीजें आपको एक साथ बैठ के सीखनी चाहिए, एंड उसको अगर आप करेंगे, ट्राई करेंगे, सीखेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इस ओसीडी के जंजाल से आप निकलेंगे। तो ये वीडियो था, एक समराइजिंग वीडियो। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरा ज़रूर चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियोस देखिए।
एंड एक कमेंट सेक्शन पे थम्स अप कर दीजिए। एंड आई लाइक कि आप मुझे लोग पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं कि सर अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप वो लिखिए कि हाँ सर आपकी वीडियोस देख के बहुत हेल्प मिलती है, वो आप लिखिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, एंड लाइफ में लड़ते रहिए, कीप फाइटिंग।